Hello friends, good morning to all of you. Welcome to the Preet Study YouTube channel. आज हम बात करने वाले हैं 8 अगस्त 2020 की करंट अफेयर के बारे में, जो हमारे हर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ही महत्वपूर्ण है। और फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि हाल फिलहाल में अभी दिल्ली पुलिस के फॉर्म आए हुए हैं। जिसने नहीं डाला है अब तक वो डाल दीजिएगा। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि मुझसे जुड़ी हर जानकारी आपको मिलती रहे। तो सबसे पहले हम कल की करंट अफेयर का रिवीजन कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा कि शांति के लिए नोबेल प्राइज़ विजेता और राजनीतिक जॉन ह्यूम का निधन 3 अगस्त 2020 को हुआ। वह किस देश के थे? तो फ्रेंड्स, वह आयरलैंड के थे। अगला क्वेश्चन है एचडीएफसी बैंक का नया सीईओ और प्रबंध निदेशक एमडी कौन चुना गया? तो श्रीधर जगदीशन को चुना गया। केंद्र सरकार द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार जनधन बैंक खातों की संख्या कितनी हो गई है? तो फ्रेंड्स, जो जनधन खाते हैं उनकी संख्या अब बढ़कर 40 करोड़ हो गई है। अगला क्वेश्चन है रॉ ए हिस्ट्री ऑफ इंडियाज कवर्ट ऑपरेशंस पुस्तक के लेखक कौन है? तो कौन है फ्रेंड्स? यतीश यादव। अगला पॉइंट है कि सेबी के अध्यक्ष के रूप में अजय त्यागी के कार्यकाल को कितने महीने के लिए बढ़ा दिया गया है? तो कितने महीने के लिए? 18 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है अजय त्यागी के कार्यकाल को। अगला क्वेश्चन है हमारा बिहार की किस योजना को G20 सम्मेलन में प्रस्तुतिकरण किया जाएगा? तो फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन काफ़ी ही महत्वपूर्ण है। तो यह जल निश्चय योजना। कौन सी योजना है? जल निश्चय योजना। अगला क्वेश्चन है हाल ही में किसने स्वच्छ भारत क्रांति पुस्तक लॉन्च की है? तो ये लॉन्च की है गजेंद्र शेखावत स्मृति ईरानी ने। गजेंद्र शेखावत और स्मृति ईरानी ने। हम अगला क्वेश्चन है हमारी स्क्रीन पर कि हाल ही में किस राज्य के पूर्व राज्यपाल का राम प्रधान का निधन हो गया? तो किस राज्य के थे? अरुणाचल प्रदेश के। अगला है हिरोशिमा दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 6 अगस्त को। और ये क्यों मनाया जाता है? कि जो जापान पर 6 अगस्त को जब जापान के नागासाकी और हिरोशिमा पर बम गिराए थे अमेरिका ने, तो इसलिए 6 अगस्त को हिरोशिमा पर और 9 अगस्त को नागासाकी पर। तो इसलिए 6 अगस्त को हिरोशिमा दिवस मनाया जाता है और 9 अगस्त को नागासाकी दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किसे जम्मू कश्मीर का नया उपराज्यपाल नियुक्त किया गया है? तो सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स मनोज सिन्हा। तो अब जो जम्मू कश्मीर के नए उपराज्यपाल बने हैं तो ये किसकी जगह लेंगे? मनोज सिन्हा ये लेंगे गिरीशन मुर्मू की जगह। ठीक है फ्रेंड्स, आगे शुरू करते हैं। आज का क्वेश्चन है हमारा कि हुरुन ग्लोबल यूनिकॉर्न लिस्ट 2020 में भारत कौन से स्थान पर है? तो फ्रेंड्स, ये है 4th स्थान पर। ठीक है, आगे हम इसी के बारे में बात कर लेते हैं कि दुनिया के सभी यूनिकॉर्न का कुल मूल्य $1.8 ट्रिलियन है, जो इटली की जीडीपी के बराबर है। सिर्फ अमेरिका और चीन में मिलाकर पूरी तरह से 78% यूनिकॉर्न है। फ्रेंड्स, मैं आपको रैंक और कंट्री बता देती हूँ, किस कंट्री की कितनी रैंक है। तो यूएसए फर्स्ट पे है और चाइना दूसरे स्थान पर है, यूके तीसरे स्थान पर और हमारा इंडिया चौथे स्थान पर है। ठीक है, और यूएसए के 233 यूनिकॉर्न है, चाइना के 227 हैं और यूके के 24 यूनिकॉर्न और हमारी इंडिया के 21 यूनिकॉर्न है। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है हाल ही में पाकिस्तान के भारत के किन हिस्सों को शामिल करते हुए एक नए राजनीतिक मानचित्र का अनावरण किया है? तो फ्रेंड्स, ये है हमारे पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान। तो इन्होंने अभी हाल ही में भारत के हिस्सों को जोड़कर अपने पाकिस्तान का नया राजनीतिक मानचित्र तैयार किया है। तो कौन कौन से स्थान जोड़े हैं हमारे भारत के? जम्मू कश्मीर, लद्दाख, सरक्रीक और जूनागढ़। ये दोनों ही ऑप्शन ऐसे हैं कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख, सरक्रीक और जूनागढ़,
इन चारों को ही जोड़ा है। तो इसमें फ्रेंड्स सही आंसर हो जाएगा उपर्युक्त दोनों, ए और बी दोनों। ठीक है, आगे मैं आपको बता देती हूँ इन दोनों के बारे में कि हाल ही में पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर, लद्दाख, सरक्रिक और जूनागढ़ को शामिल करते हुए एक नए राजनीतिक मानचित्र का अनावरण अनुच्छेद 370 के तहत जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जे की संप्राप्ति की पहली वर्षगांठ की पूर्व संध्या पर जारी किया है। तो फ्रेंड्स, पिछले साल यानी 2019 में 5 अगस्त 2019 को एक नए दर्जे के तहत धारा 370 को हटा दिया गया था, जिसमें जम्मू कश्मीर और लद्दाख को दोनों को अलग अलग यूनियन टेरिटरी बना दिया गया था। तो एक राज्य हमारा कम हो गया था, हमारे राज्यों की संख्या 29 थी लेकिन अब 28 हो चुकी है, और यूनियन टेरिटरी हमारी पहले 7 थी और अब 9 हो गई हैं, जैसे जम्मू कश्मीर और लद्दाख को जोड़ दिया गया है उसमें। तो फ्रेंड्स, आगे शुरू करते हैं। मानचित्र में पूरे जम्मू और कश्मीर को एक विवादित क्षेत्र के रूप में दर्शाता है। साथ ही इसमें इस्लामाबाद में कश्मीर राजमार्ग का नाम बदलकर श्रीनगर राजमार्ग के रूप में दर्शाया गया है। यानी कि ये कह रहा है कि इस्लामाबाद, पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में कश्मीर राजमार्ग को, यानी जो राजमार्ग था उसका नाम बदलकर श्रीनगर राजमार्ग के रूप में दर्शाया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे शुरू करते हैं। इसके अलावा इसका दावा है कि सियाचिन, सरकरी के क्षेत्र और गुजरात में जूनागढ़ की पूर्ववर्ती स्थिति पाकिस्तान के क्षेत्र के रूप में है। इससे पहले वह वर्ष 2012 के पाकिस्तान के एटलस ने भी जूनागढ़ को पाकिस्तान के क्षेत्र के रूप में चित्रित किया था। यानी पाकिस्तान के जो मानचित्र हैं, जूनागढ़ को पाकिस्तान के क्षेत्र में चित्रित किया था 2012 में। अगला पॉइंट है भारत नेपाल मामला। नेपाल ने कालापानी क्षेत्र पर अपना दावा करते हुए अपने मानचित्र को प्रकाशित किया था। अगला पॉइंट है इसके अलावा नेपाल और पाकिस्तान की चीन के साथ निकटता। हाल ही में चीन ने अपने पश्चिमी क्षेत्र में वास्तविक नियंत्रण रेखा के साथ अपने पक्ष में यथास्थिति बदल दी है। अगला क्वेश्चन है लेबनान की राजधानी बेरूत में 5 अगस्त 2020 को किस केमिकल में भीषण विस्फोट हुआ जिसके नुकसान 10 किलोमीटर तक हुआ? तो वह अमोनियम नाइट्रेट के कारण लेबनान की राजधानी बेरूत में 5 अगस्त 2020 को केमिकल में भीषण विस्फोट हुआ, और इसका जो नुकसान हुआ है वो 10 किलोमीटर तक हुआ है। आगे है बेरूत में 2750 टन अमोनियम नाइट्रेट में हुए भीषण विस्फोट के बाद बेरूत बंदरगाह पूरी तरह से खंडर में तब्दील हो गया है। विस्फोट ऐसा हुआ जैसे लगा कि परमाणु बम फटा हो। लेबनान वेस्टर्न एशियन कंट्री है, यानी वेस्टर्न एशियन पश्चिमी एशियन कंट्री है की सीमा सीरिया और इजराइल से लगती है। इसकी आबादी करीब 70 लाख है। 54% आबादी मुस्लिम और 40% क्रिश्चियन है, यानी जो 54% हैं वो मुस्लिम हैं और 40% क्रिश्चियन है। लेबनान की राजधानी बेरूत, यहीं पर बेरूत बंदरगाह पर अमोनियम नाइट्रेट के बड़े स्टोर के में भीषण विस्फोट हुआ, जिसकी जो ध्वनि है वो हमारी 10 किलोमीटर तक गई और नुकसान भी हुआ। अगला पॉइंट है फ्रेंड्स, इसकी आवाज़ यहाँ से 200 किलोमीटर तक साइप्रस में सुनाई दी। यानी जो हमारा नुकसान हुआ है वो हुआ 10 किलोमीटर तक, और जो इसकी साउंड थी वो 200 किलोमीटर तक के सरफेस में गई। आगे जो अमोनियम नाइट्रेट है वह एक गंधहीन केमिकल पदार्थ है। इसका प्रयोग खेती के उर्वरक यानी फर्टिलाइजर, खाद के रूप में किया जाता है। आग लगने पर इसमें धमाका होता है और खतरनाक गैस नाइट्रोजन ऑक्साइड और अमोनियम ऑक्साइड भी गैसें निकलने लगती हैं। सितंबर 2013 में एक शिप जॉर्जिया से मोजाम्बिक जा रही थी जो रिपेयर वर्क के लिए बेरूत में रुकी। जांच में पता चला इसमें 2750 टन अमोनियम नाइट्रेट है। बेरूत ने कहा कि इस शिप को जाने नहीं देने का निर्णय लिया। यानी जो शिप था वो एक जहाज का इंग्लिश मीनिंग है शिप, ठीक है, हिंदी मीनिंग है जहाज। तो बेरूत ने कहा था कि इस जहाज को जाने नहीं दिया जाएगा।
क्योंकि इसमें 2750 टन अमोनियम नाइट्रेट था। आगे है, इसके बाद शिप के ऑनर ने कहा कि यह हमारी शिप नहीं है, तो 2015 में बंदरगाह के सामने स्टोरेज हाउस को रख दिया था कि बाद में देखेंगे कि क्या करना है। धमाके में लेबनान का मुख्य अन्नागार भी बर्बाद हो गया। इस तबाही के बाद लेबनान के पास 1 महीने से भी कम का सुरक्षित अनाज बचा है। फ्रेंड्स, लेबनान के राष्ट्रपति मिशेल सुलेमान है और प्रधानमंत्री यहाँ के साद हरीरी है। अगला क्वेश्चन है हमारी स्क्रीन पर, देश के नए नियंत्रक और महालेखा परीक्षक कौन बने हैं? तो जो हमारे जम्मू कश्मीर राज्य के उपराज्यपाल थे और उनके स्थान पर अब मनोज सिन्हा बन गए हैं, लेकिन अब जो गिरीशन मुर्मू हैं वो जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल हो गए, पूर्व राज्यपाल, तो वह भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक बन गए हैं। देखो यही तथ्य है, जम्मू कश्मीर के पूर्व उपराज्यपाल गिरीशन मुर्मू को भारत का नया नियंत्रक और महालेखा नियुक्त किया गया है। वह भारत के 14वें कैग होंगे जो 8 अगस्त 2020 को पदभार ग्रहण करेंगे, यानी आज। जो गिरीशन मुर्मू हैं तो ये किसका स्थान लेंगे? राजीव महिषी का। गिरीशन मुर्मू से पहले भारत के जो महालेखा परीक्षक थे वो राजीव महिषी थे। मुर्मू पिछले साल जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के पहले उपराज्यपाल थे, जबकि वर्तमान में मनोज सिन्हा है। ऊपर हमारी बात हुई थी इसी तथ्य के बारे में, और ये 148 अनुच्छेद के तहत आते हैं। कैग मुख्यालय नई दिल्ली और कैग की स्थापना 1858 को की गई। अगला क्वेश्चन है, फ्यूचर ब्रांड इंडेक्स 2020 में दूसरे सबसे बड़े ब्रांड के तौर पर किस कंपनी को रैंकिंग मिली है? तो फ्रेंड्स, ये रैंकिंग जो मिली है ये रिलायंस इंडस्ट्रीज को मिली है। आगे, रिलायंस इंडस्ट्रीज को फ्यूचर ब्रांड इंडेक्स 2020 में दूसरे सबसे ब्रांड के तौर पर रैंकिंग मिली। इसमें पहले स्थान पर अमेरिकी की दिग्गज टेक कंपनी एप्पल है, तो दूसरे स्थान पर रिलायंस और पहले स्थान पर टेक कंपनी एप्पल। रिलायंस पहली बार इस सूची में शामिल हुई और लंबी छलांग लगाते हुए सीधे दूसरे नंबर पर पहुंच गई। रिलायंस इंडस्ट्रीज का मार्केट कैप 14 लाख करोड़ के पार पहुंच गया है और कंपनी कर्ज मुक्त हो चुकी है, यानी जो रिलायंस इंडस्ट्रीज थी उस पर काफ़ी बहुत ज़्यादा एक कर्ज था जो अब हाल ही में कर्ज से मुक्त हो चुकी है। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है हमारी स्क्रीन पर कि अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण मंदिर वास्तुकला की किस शैली में किया जाएगा? तो वह शैली है हमारी नागर शैली। आगे 5 अगस्त 2020 को प्रधानमंत्री जी द्वारा राम मंदिर का भूमि पूजन हुआ। मंदिर का निर्माण मंदिर वास्तुकला की नागर शैली में किया जाएगा, जिसमें 5 गुंबद होंगे। सर्वप्रथम नागरों के निर्माण में इस शैली का प्रयोग होने के कारण इसे मंदिर वास्तुकला की नागर शैली कहते हैं। वेलकम बैक फ्रेंड्स, आगे बढ़ लेते हैं। इसे 8वीं से 13वीं शताब्दी के बीच उत्तर भारत के मौजूदा शासकों द्वारा पर्याप्त संरक्षण दिया गया। नागर शैली की पहचान विशेष में समतल छत से उठती हुई शिखर की प्रधानता बताती है। जो नागर शैली है वो मंदिर आधार के शिखर तक चतुष्कोणीय होते हैं। ये मंदिर ऊंचाई में 8 भागों में बटे हुए हैं, जिनके नाम इस प्रकार है। मूल यानी आधार, गर्भगृह, मशरक, नींव और दीवारों के बीच का भाग, जंघा, दीवार, कपोत, कार्निस, शिखर, गल, गर्दन, वर्तुलाकार आमलक और कुंभ, शूल सहित कलश। अगला पॉइंट है, नागर शैली में मंदिर का निर्माण आमतौर पर एक उत्कीर्ण मंच पर किया जाता है, जिसे जगती कहा जाता है। मंडप गर्भगृह के ठीक सामने मौजूद होता है। ये शिखर से सुशोभित होते हैं, जो गर्भगृह के ठीक ऊपर होते हैं। इस शैली में बने मंदिरों को ओडिशा में कलिंग, गुजरात में लाट और हिमालयी क्षेत्र में पर्वतीय कहा जाता है। फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज़्यादा छक्के लगाने वाले कप्तान कौन बने हैं? तो फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन मैंने आज भी आपको बताया था कि इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज़्यादा छक्के छुड़ाने वाले जो कप्तान बने हैं वो इयोन मोर्गन है।
आगे हम इन्हीं के बारे में चर्चा कर लेते हैं कि इंग्लैंड के इयोन मॉर्गन अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज़्यादा छक्के छुड़ाने वाले कप्तान बन गए हैं। इयोन मॉर्गन के बतौर कप्तान अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 213 छक्के हो गए हैं और उन्होंने महेंद्र सिंह धोनी के 211 छक्के का विश्व रिकॉर्ड तोड़ दिया है। इनसे पहले 211 छक्के किसने बनाए थे? महेंद्र सिंह धोनी ने। और उसके बाद जो बनाए हैं वो इयोन मॉर्गन ने बनाए हैं 213 छक्के। अगला पॉइंट है, धोनी ने ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान रिंकी पोंटिंग के 171 छक्कों को पीछे छोड़कर वर्ल्ड रिकॉर्ड का नाम किया था। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय हैंडलूम दिवस कब मनाया जाता है? तो फ्रेंड्स आपको ये दिख रहा होगा नेशनल हैंडलूम डे, तो ये 7 अगस्त को मनाया जाता है। ये क्यों मनाया जाता है? भारत भर में हर साल 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस अथवा राष्ट्रीय हैंडलूम दिवस मनाया जाता है। यह देश भर में हथकरघा बुनकरों के सम्मानित और हथकरघा उद्योग को उजागर करने के लिए मनाया जाता है। भारत सरकार द्वारा हथकरघा उद्योग के महत्व के बारे में जागरूकता पैदा करने के उद्देश्य से 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के रूप में घोषित किया गया है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आरबीआई की रेपो दर कितना बदलाव किया गया है? यानी जो आरबीआई की रेपो रेट है उसमें कितना बदलाव हुआ है? 0.05%, 0.15%, 0.10% या कोई बदलाव नहीं? तो फ्रेंड्स इसमें सही आंसर हो जाएगा कोई बदलाव नहीं हुआ। यानी आरबीआई की जो रेपो दर थी उसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है। पहला पॉइंट है हमारा इसी के बारे में, हाल ही में हुई मौद्रिक नीति समिति की बैठक में आरबीआई ने मौद्रिक नीतिगत दरों को यथावत बनाए रखने का निर्णय लिया है। एमपीसी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने रेपो दर को 4% पर, सीमांत स्थायी सुविधा दर और बैंक दर को भी 4.25% पर यथावत बनाए रखने का निर्णय लिया है। फैक्ट्स हैं इसके कि भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 31 जुलाई 2020 तक 56.8 बिलियन डॉलर की वृद्धि के साथ वर्तमान में 536.6 बिलियन डॉलर है। आगे है मौद्रिक नीति समिति एमपीसी, इसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। एमपीसी का गठन नीतिगत ब्याज दर निर्धारण को अधिक उपयोगी एवं पारदर्शी बनाने के लिए जून 2016 को किया गया था। कब किया गया था फ्रेंड्स? 2016 को। मौद्रिक नीति समिति के 6 सदस्यों में से 3 सदस्य आरबीआई से होते हैं। आरबीआई के गवर्नर हम अब हाल फिलहाल में कौन है? तो वो हैं शक्तिकांत दास, और आरबीआई गवर्नर समिति का पदेनाध्यक्ष होता है। और लास्ट क्वेश्चन है हमारा कि हाल ही में आरबीआई ने गैर कृषि कार्यों के लिए स्वर्ण आभूषणों के बदले दिए जाने वाले कर्ज की सीमा 75% से बढ़ाकर कितनी कर दी? तो फ्रेंड्स ये कर दी 90%। आगे पढ़ लेते हैं हम इसी के बारे में कि भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने 6 अगस्त 2020 को गैर कृषि कार्यों के लिए सोने के आभूषणों के बदले दिए जाने वाले कर्ज की सीमा को बढ़ाकर 75% से 90% कर दिया है। बढ़ती हुई यह सीमा 31 मार्च 2021 तक उपलब्ध होगी। आरबीआई ने विकासात्मक एवं न्यायकीय नीतियों पर अपने बयान में कहा कि घरों, उद्यमियों और छोटे व्यवसायों पर कोविड-19 महामारी के आर्थिक प्रभाव को आगे और कम करने के मकसद से गैर कृषि उद्देश्यों के लिए सोने के आभूषणों और अन्य अलंकारों को गिरवी रखकर लिए जाने वाले कर्ज के संबंध में स्वीकार्य मूल्य पर आधारित ऋण अनुपात को 75 से बढ़ाकर 90% करने का निर्णय लिया है। तो फ्रेंड्स इनका उद्देश्य था कि घरों, उद्यमों और छोटे व्यवसायों पर कोविड-19 का प्रभाव कम करने के लिए उन्होंने कि गैर कृषि उद्देश्यों के लिए सोना आभूषण एवं अन्य अलंकारों को गिरवी रखकर जाने के वाले कर्ज के संबंध में जो हमारा ऋण अनुपात था वो 75% से बढ़ाकर 90% तक कर दिया गया है। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।